नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से चैनल मैथ सर में। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और जबरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। और मुझे यह भी भरोसा है कि आपने अभी तक का सारा लेक्चर अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 4.1 कवर कर लिया है, तो मुझे विश्वास है आप सभी ने एक एक क्वेश्चन को अपने से बनाया होगा, और अगर आपसे नहीं बना होगा तो वीडियो के माध्यम से आपने सीखा होगा। ठीक है, तो अब वक्त आ गया है कि उससे आगे चले। उससे आगे क्या है? उससे आगे 4.2। तो 4.2 को अभी हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये अभी हमारे लेटेस्ट सिलेबस में है नहीं। ठीक है, हालांकि उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी बातें हमें आनी चाहिए, वो हमें आता है। वो हमने लेक्चर्स में पढ़ रखा है, जब प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग पढ़े थे। ठीक है, वक्त मिलने पे कभी इस चैप्टर को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने सिलेबस को ही फोकस करते हुए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं, दैट इज 4.3। ठीक है, तो 4.3 में क्या है? 4.3 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले तो इसका बेसिक को आप समझ लें, फिर देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जो आप एरिया निकालना है आपको इस चैप्टर में, वो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे और फिर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, अलग बात है आपने फॉर्मूला 9th 10th से पढ़ रखा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी x1 y2 इस फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे हम लोग जो उसी फॉर्मूला वही चीज है। ठीक है, उसी को हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो सबसे पहला फॉर्मूला है, इफ vertices of a triangle are x1, y1, x2, y2 and x3, y3। ठीक है, देन area of triangle will be half। ठीक है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, यह हो जाता है फॉर्मूला। अच्छा, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, यह जो है ना, ये मॉड के लिए, मॉड, और यह वाला जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये डिटरमिनेंट के लिए। ठीक है, मतलब अंदर वाला जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं वो डिटरमिनेंट है, और बाहर वाला जो आप देख रहे हैं ये मॉड का सिंबल है। आप इस चीज को जानते हैं। मॉड मतलब क्या करता है? नेगेटिव चीजों को भी क्या कर देता है? वो पॉजिटिव कर देता है। आपको ये अच्छी तरह से बात आपको पता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, कैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे, और आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आप इसको और अच्छी तरीके से आपकी ये दिलो दिमाग में उतर सके। नेक्स्ट, एक नोट लिखिए, ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि इफ 3 points are collinear, if 3 points are collinear, ठीक, then area of triangle is 0। अगर 3 पॉइंट क्या हो जाए? कोलिनियर हो जाए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0 होता है। अगर 3 पॉइंट क्या हो जाए? कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। क्यों? आप खुद सोच लीजिए ना कि अगर वो 2 पॉइंट, तो दुनिया का कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, वो हमेशा कहां पे? वो हमेशा कोलिनियर है। अब दुनिया का कोई भी पॉइंट लीजिए, वो हमेशा कहां पे है? एक लाइन पे। लेकिन थर्ड पॉइंट जैसे आया, तो अब इसकी गारंटी नहीं है कि वो उसी लाइन पे होगा या नहीं होगा। तो सपोज क्या वो उस लाइन पे नहीं है, तब तो कुछ ना कुछ एरिया हमें मिल रहा होगा ना,
कुछ ना कुछ एरिया मिल रहा होगा। आप इस पॉइंट को नीचे की ओर लाते जाइए, एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर वह पॉइंट वापस इसी लाइन पे आ गया, अब बताइए हम कह सकते हैं कि यहां जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल दिख नहीं रहा होगा, बना ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से सोचे कि इसको कम कर कर के लास्ट में हम लोग इसी लाइन पे ले आए, तो आप यह कह सकते हैं कि इस तरह से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, 0। तो अगर इस केस में एरिया 0 हो जाए तो हम उल्टा भी बात भी कह पाएंगे कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। बात समझ रहे हैं ना। तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। या फिर आप इसके वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपके सामने यह रहा इस एक्सरसाइज के लिए पहला क्वेश्चन, और वो भी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कहा है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3,8, -4,2 एंड 5,1। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए क्या होता है, अभी अभी वो लोग पढ़े एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ मॉड, फिर ये डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आप किसी को भी ये इसको x1 y1 सपोज करते हैं, ये x2 y2 x3 y3, आप कोई भी पॉइंट को x1 y1 मान लीजिए, दूसरे को x2 y2, और तीसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक x3 y3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें क्या है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको एक कॉलम हमेशा क्या मिलेगा, 1 1 1 टाइप। तो यह जो है ना अपने आप में स्वागत करने लायक नंबर है। ठीक है, काफी आसान कर देता है चीजों को। मतलब मैं फिर से कह रहा हूं, डिटर्मिनेंट चैप्टर में 1 और 0 इन दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और यह दोनों जहां पे दिख जाए समझिए आपका काम होने वाला है। ठीक है, तो आपको मैंने बेसिक ऑपरेशंस बताए थे कि हम किसी रो को कैसे हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यह देखिए, अगर मैं ये जो 1 1 1 है, इनमें से कोई 2 को 0 बना दूं, कोई 2 0 बना दूं, तो मुझे उसका क्या नहीं निकालना पड़ेगा, उसका कोफैक्टर नहीं निकालना पड़ेगा। समझ रहे ना बात को। तो हम बना सकते हैं आसानी से 0। जैसे अगर मैं रो 2 को लिखूं तो लिख सकता हूं रो 2 माइनस रो 1। ठीक है, एंड रो 3 को भी हम लोग लिख देते हैं, रो 3 माइनस रो 1 लिख दीजिए। आप रो 2 भी यूज कर सकते हैं। ध्यान यह रखना है कि आप जिसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना रो 2 को, तो यहां रो 2 ही होना चाहिए, 2 रो 2, हाफ रो 2, माइनस रो 2, ऐसा नहीं लिख सकते आप। ठीक है, और फिर रो 3 को, तो रो 3 भी यहां होना चाहिए। बाकी इधर प्लस माइनस जितना भी आपको अदर कोई भी रो लिखना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यह देखिए, जैसे ही हम लोग इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से चीजें मिलना शुरू हो जाता है। 3 8 1, -7 -6 0। ठीक है, फिर रो 3 में से रो 1, तो रो 3 का ये एलिमेंट, उसमें से रो 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करना है। तो 5 - 3 दैट इज 2, 1 - 8 -7, और 1 - 1 0। ठीक है, अब आप इसको ओपन कर दीजिए। आपको यह पता है ना, प्लस माइनस प्लस, ये कोफैक्टर के कारण आता है साइन, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्लस माइनस प्लस ये किसके कारण आता है, कोफैक्टर के कारण। अगर आप यह ना लगाना चाहें तो आप देखिए इस 1 का पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम में, तो -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 4। तो ऑब्वियस सी बात वो क्या आता है, प्लस। तो बार बार हम ऐसे करने के बजाय हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं इसे। ओके, तो कितना हो गया, हाफ, और ये आपका मॉड है। ठीक है, आप इसको किसके रिस्पेक्ट में आप इसको ओपन करने वाले हैं, तो आपको सबने जो 0 0 बनाया है, ये तो अपनी मेहनत को कम करने के लिए ही बनाया है। समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि हमें फिर से इसका कोफैक्टर हमें निकालना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोफैक्टर का वहां पे कुछ इंपॉर्टेंस रह ही नहीं जाता है। 0 इंटू इट्स कोफैक्टर क्या होता जाएगा, 0। तो सिंपल सी बात है, बस यही एक टर्म है जिसके लिए कोफैक्टर मायने रखेगा। बाकी जहां जहां 0 एलिमेंट आ रहा है उसके लिए कोफैक्टर मायने नहीं रखेगा। तो अब देखिए ये एलिमेंट 1, ठीक है, कोफैक्टर के लिए आपको पता है प्लस साइन आपने यूज किया हुआ है। ठीक है, और अब आप इसको ब्लॉक कर दीजिए, ये 1 जिस रो जिस कॉलम में ब्लॉक कीजिए, और डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप देखिए इसको, तो -7 और -7 इनका मल्टीप्लीकेशन 49, -2 इंटू -6 -12 होता है, और यहां माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या प्लस।
तो आप खुद बताइए कितना आ गया, 61/2 स्क्वायर यूनिट। तो आपको अच्छे से यह बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग फॉर्मूला पुट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा हम लोग समझते हैं क्या है इस सवाल का, क्या कहना है और इसको क्या चाहिए। ठीक है, तो लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, यह तो एक क्वेश्चन हो गया कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। ठीक है, जो कि ए और बी को ज्वाइन करता है, जो लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है उस लाइन का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अच्छा दूसरा है एंड फाइंड के इफ डी, डी का कोऑर्डिनेट के टर्म में दिया के, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब इस सवाल में बेसिकली दो सवाल है, हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला सवाल यह है कि आप उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो इन दोनों पॉइंट को ए और बी को ज्वाइन करता हो, ए और बी को ज्वाइन करता हो। तो आपने स्ट्रेट लाइन में क्लास 11 में 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा होगा, वहां पे डिफरेंट लाइन के फॉर्म्स थे। ठीक है, तो उनमें से आपने पढ़ा होगा 2 पॉइंट फॉर्म, और उसको यूज करके इसको लोग आसानी से इक्वेशन निकाल लेते थे। लेकिन यह कह रहा है कि डिटरमिनेंट को यूज करते हुए आप यहां पे लाइन का इक्वेशन लिख के बताइए। ठीक है, जो कि काफी आसान काम है। तो आपके पास 2 पॉइंट तो है ना, एक ए पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1,3, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 0,0। ठीक है, तो आप ना एक पॉइंट मान लीजिए कोई सी। ठीक है, एक पॉइंट सी मान लीजिए। ठीक है, और वह पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता तो एक्स वाई मान लीजिए, उसको हमने सपोज कर लिया यह पॉइंट क्या है एक्स, वाई। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, जो जनरल कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है एक्स, वाई होता है। ठीक है, तो हमने यह मान लिया। तो आप मुझे बताइए अगर यह तीनों पॉइंट ए बी सी अगर एक लाइन में है, ए बी सी अगर एक लाइन में है, ठीक है, तो इसका जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, अगर यहां पे आप यह बताइए ए बी सी अगर ए बी सी अगर एक लाइन में है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वहां से क्या होगा 0 होगा। और एक्स यहां से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें एक्स और वाई में कोई लीनियर रिलेशन स्टेब्लिश करना है, और वही लीनियर रिलेशन क्या होगा इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे, तो हमने ये पढ़ा है ना हाफ मॉड, ठीक है, x1 y1। तो यहां पे x1 का काम कौन कर रहा है 1 3 1 0 0 1 x y 1। और आपको यह बात अच्छी तरह से पता है कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी मॉड वैल्यू 0 तब होता है जब उसका इनपुट ही उसका क्या हो रहा हो 0। मतलब ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा तभी वो 0 होगा, अदरवाइज वो 0 नहीं होगा। आप 2 को उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो और आप मॉड को भी हटा सकते हैं। मैं बताऊं, मॉड अगर कहीं पे लिखा हुआ है मॉड x इक्वल्स टू 0, तो यह तभी पॉसिबल है जब x इटसेल्फ क्या हो रहा हो 0, जब उसका इनपुट ही क्या हो रहा हो 0, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए यहां से, तो आपके पास क्या बचा 1 0 x, ओके, 3 0 y एंड 1 1 1 इक्वल्स टू 0। यह चीज बचता है आपके पास। अब आप इसको ओपन कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, तो आप देख रहे हैं यहां पे सेकेंड रो को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो 2 0 भाई साहब पहले से बने हुए हैं, तो ये तो काम ही बन गया। ठीक है, आप इसके रिस्पेक्ट पे ओपन कर दीजिए। आपको ये पता है कि ये अगर हम देखें साइन वाइज तो ये क्या होता था, अगर इधर से प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है, तो अगर ये माइनस हुआ तो नेक्स्ट के लिए क्या प्लस। ठीक है, यह माइनस यह प्लस और यहां पे क्या माइनस। ठीक है, ये कोफैक्टर के कारण आता है ये प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि अगर आप इस 0 एलिमेंट को देखें तो इसका पोजीशन क्या सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 टू द पावर 4 दैट इज पॉजिटिव। इसको थोड़ा देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो -1 टू द पावर 5, उस वजह से ये क्या हो जाता है नेगेटिव। तो आप इसको जब ओपन करेंगे, इसको जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों का तो इंपॉर्टेंस ही नहीं,
मतलब कहा जाए तो इन दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यही क्या करता है, यही क्या करता है, हमें कोफैक्टर निकालने से बचाता है। लेकिन इनका कुछ कंट्रीब्यूशन यहां पे किस में नहीं आएगा, एरिया में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कितना किसके कारण आ जाएगा, आपका ये जो 1 है ना, इस एलिमेंट के कारण, ठीक है। और ये कितना है, -1 इंटू, अब ये देखिए y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो यहां से अब -1 को उधर ले जाइए, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 3x, y इक्वल्स टू 3x। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। आई होप आपको बात समझ में ठीक से आ गई होगी, ठीक है। तो यह तो क्वेश्चन का पहला बिट पूरा हो गया, पहला बिट कि आप डिटरमिनेंट को यूज करते हुए आप क्या निकालिए। अब अब आते हैं सेकंड बिट पे। सेकंड बिट को अगर देखा जाए तो उसका कहना है कि फाइंड के इफ डी एक अलग पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है k,0, ठीक है, इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, इस बार एरिया जो है ना सेकंड बिट के लिए दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट। मैं बोला ना इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अब इस सेकंड वाला बिट में आते हैं। एरिया अगर 3 स्क्वायर यूनिट है और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताइए, हाफ मॉड, ठीक है। अब आपके पास 3 पॉइंट है ए बी एंड डी, तो आप इसका डायरेक्ट ना x1 y1 लिखते जाइए। तो ये कितना हो गया, 1 3 1, x2 0, y2 0, ये वापस से 1, और यहां से फिर क्या बताइए, k 0 और ये 1, और यह वैल्यू 3 के बराबर है, यह वैल्यू 3 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, मॉड को यूज नहीं करते हैं और वहीं से उसको नुकसान हो जाता है, वहीं से उसका नंबर ऑफ वैल्यूज कम हो जाता है। के का शायद 2 वैल्यू आना का रहेगा तो शायद एक ही वैल्यू आपको मिले, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मॉड, इस मॉड का इंपॉर्टेंस अच्छा खासा है, ठीक है। अच्छा, आपको एक कॉन्सेप्ट तो आता होगा ना कि मॉड x इक्वल्स टू अगर कोई पॉजिटिव अल्फा है तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस माइनस अल्फा। तो यह जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। पहले तो चलिए इस 2 को हम लोग ले चलते हैं उधर राइट की ओर, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो जैसे ही आप ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये 1 3 1 0 0 1 k 0 1, और यह वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगा, और यहां पे लगा हुआ है क्या, मॉड। अब मॉड को हटाइए, तो मॉड जैसे हटेगा तो क्या बचेगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जैसे मॉड हट गया तो बचा 1 0 k 3 0 0 1 1 1, और यह वैल्यू +-6। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस फंडा के कारण आ गया कि अगर मॉड के सामने कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वह तो 2 वजह से हो सकता है। मान लीजिए मॉड x इक्वल्स टू 2 है, तो अब इसको सेटिस्फाई करने वाले 2 नंबर हैं, 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और -2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस वजह से यह +-6 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, आप सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में खोल लीजिए या फिर आप सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर लीजिए। दोनों ही जगह चीजें एक जैसी हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही, अगर आप सेकेंड रो को देखें तो 2 0 बना हुआ है, सेकेंड कॉलम को देखें तो 2 0 बना हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल मैं सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में ओपन करता हूं। आपको तो यह पता है ना कि ये क्या होता है, ये प्लस ये माइनस, तो यह माइनस फिर ये प्लस और ये क्या माइनस, कोफैक्टर के कारण, ठीक है। तो आप ये देखिए यहां से आ जाएगा -1 और यह गया काम से, तो देखिए तो कितना होता है, 0 × 1 दैट इज 0, और -3 के, और यह किसके बराबर है, 6 के बराबर है, +-6 के बराबर है। तो आप इस माइनस को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, 3 के इक्वल्स टू +-6। बताइए दोस्त, k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, +-2। तो सीबीएसई के हिसाब से ऐसा क्वेश्चन उन्हें काफी अच्छा लगता है, काफी प्यारा लगता है। वो आपको वक्त पे आपको ये क्वेश्चन देते रहता है, ठीक है। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गई बात, ठीक है। लिख लीजिए इसको। तो एक्सरसाइज की ओर हम लोग चलते हैं, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल,
तब जब आपको वर्टिसेस दिया हो, ठीक है। तो इस वजह से देखिए एक क्वेश्चन मैं करता हूं, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेना, बहुत ही आसान है। दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर आपके लिए उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो यह है क्वेश्चन। तो एरिया निकालना तो सबसे आसान काम है, यहाँ पे एरिया निकालना सबसे आसान काम में से एक है। हाफ, यह मॉड लगाना ना भूलें आप, ठीक है। और ये x1 1 0 0, ठीक है, 0 नहीं, यहाँ पे 1, ठीक है। x1 y1 1, फिर ये 6 0 1 4 3 1, सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। आप बताइए, देखिए 2 0 बना हुआ है, मतलब ऐसा खुशकिस्मती बहुत कम मिलता है कि आपको पहले से बने बनाए 0 मिल जाए। अगर मिल गया तो हमें तो उसे दोनों हाथों से कबूल करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए सेकंड कॉलम को थोड़ा देखिए, यहां पे 2 0 बना हुआ है, तो आपको याद है ना, यह प्लस साइन होता है, क्या माइनस, यह माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस, अल्टरनेट चलता है इसे, ठीक है। यह ध्यान रखिए ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये इन नंबर्स का अपना साइन नहीं है, यह क्या है, कोफैक्टर के कारण ये प्लस माइनस साइन आता है, ठीक है। तो आप देखिए ये दोनों में तो आपको जाना ही नहीं है, वरना हम इसका सिलेक्शन ही क्यों करते हैं, अगर हमें इन दोनों के साथ भी प्रोडक्ट लिखना पड़ता तो, ठीक है। आप सीधे ये 3 को सोचिए, तो कोफैक्टर के कारण माइनस आता है, ये 3। अब ये 3 जहां पे जिस रो और जिस कॉलम में, उसको कट कर दीजिए, क्या बचेगा, बताइए। यहां से 1 -6 और बाहर में क्या रखा हुआ है, हाफ। आप खुद बताइए दोस्त, कितना हो गया, -5 इंटू -3 दैट इज 15। 15/2 कितना होता है, 15/2 ही होता है, ठीक है। 7.5 बोल सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आप इस तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का, बाकी जो 2 बीट है, और अगर उसके बावजूद भी आपसे ना बने तो आप बताइएगा जरूर। बड़ा ही आसान सा एक क्वेश्चन पूछा गया, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी के तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो काफी आसान है। मैं अभी स्टार्टिंग में कह रहा था आपको कि कोलिनियर, 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब वो एक ही लाइन में अगर आ जाएंगे तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हुआ, और ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हुआ तो एरिया क्या हो गया, 0 हो गया। सिंपल सी बात है। तो अब हम यह जानते हैं कि यह तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0। चलिए हम लोग एरिया निकालते हैं। हाफ मॉड लगाए, फिर यह डिटरमिनेंट, ये देखिए x1 का काम कौन कर रहा है, a, b प्लस सी आपका y1 है 1, ठीक है। b c प्लस a 1 और c a प्लस b 1, ठीक है। और ये डिटरमिनेंट, ये मॉड, सिंपल है। अब देखिए एक तो तरीका है कि आप इसको ओपन कर दें, कट पिट के वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। लेकिन हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है ना, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं कॉलम वाइज इसको ऐड करूं तो इस कॉलम में देखिएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यह वाला कॉलम भी a प्लस बी प्लस सी हो जाए, और यह कॉलम भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो अगर 3 एलिमेंट है एक कॉलम में और तीनों के तीनों बराबर आ रहा है किसी ऑपरेशन से, तो यह समझ लीजिए यह सबसे परफेक्ट ऑपरेशन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉलम 1 को ट्रांसफॉर्म कर दिया, कैसे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। इससे क्या आ जाएगा, इससे जो एरिया है ये क्या बना, ये तो हाफ डिटरमिनेंट, ये मॉड है आपका, ये डिटरमिनेंट, ठीक है। ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यह भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यह भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। फिर यहां पे क्या बचा आपके पास, b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस बी, 1 1 1। कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब ये देखिए, आप यहां से देखें, कॉलम 1 को थोड़ा गौर फरमाइए, कॉलम 1 पे तो a प्लस बी प्लस सी है, आप कॉमन निकाल सकते हैं। आपको पता है कि डिटरमिनेंट से कॉमन कैसे निकाला जाता है, एक रो या फिर एक कॉलम से। तो जैसे ही a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकालेंगे, यहां पे क्या बनेगा 1 1 1, जो कि आपका कॉलम 3 में है। तो 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू ऐसे 0 हो गए, ठीक है। तो आप इस तरह से हाफ, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, इसको बाहर निकाल लीजिए। अच्छा, ये मॉड के अंदर है,
यह मॉड के अंदर है, और यहां से बचेगा, थोड़ा देखिए 1 1 1 बी प्लस सी, ठीक है, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, और ये 1 1 1, ठीक है। अब ये कॉलम 1 एंड कॉलम 3 ये आइडेंटिकल हो गया, इस वजह से ये वैल्यू क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या देख रहे हैं, 0 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, एज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, एज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, therefore points are कोलिनियर। ये पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यह है प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत आसानी से इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते थे कि अगर हम बोल सकते कॉलम 1 जो है कॉलम 3 का a प्लस बी प्लस सी टाइम्स है। आपको यह पता होगा अगर एक कॉलम दूसरे कॉलम के मल्टीपल में हो तब भी वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है। आप इस तरह से बोल सकते हैं इसको कॉमन निकाल के। तो जैसी भी मर्जी, आपको प्रॉपर्टीज आना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज को पढ़ाया, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज में दिक्कत है तो आप जाइए लेक्चर 2 3 देखिए अच्छे से, आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यह देखिए हमने एग्जाम्पल में ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। फिर भी ये क्वेश्चन नंबर 3 में 2 बीट है, तो एक क्वेश्चन तो मैं करूंगा, एक क्वेश्चन उम्मीद करूंगा कि आप सॉल्व करें, ठीक है, और उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। तो यह देखिए लिखा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट आपको इसने दे रखा है, और ये 3 वर्टेक्स इनका भी दे रखा है। अच्छा, और उसके बाद आपसे के का वैल्यू पूछ लिया, क्योंकि एक वर्टेक्स किसके फॉर्म में दिया है, के फॉर्म में, और आपसे के की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया है। तो आप आराम से निकालिए, ठीक है। एरिया हम लोग जानते हैं, हाफ, डिटर्मिनेंट, अच्छा, और एक मॉड भी लगेगा, है ना। तो ये के 0 1 4 0 1 0 2 1, यह चीज हो गया। अब जरा सॉल्व कीजिए आसानी से, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू किसके बराबर है, 4 स्क्वायर यूनिट के बराबर। तो पहले तो ये 2 का उलझन हटाइए, उधर ले जाइए, 8 हो जाएगा, और मॉड को हटा दीजिए। तो मैं क्या डायरेक्ट लिखूं तो चलेगा ना, देखिए तो के 0 1 4 0 1 0 2 1 प्लस माइनस 8, क्यों, 2 को ले गया 8 हो गया, और फिर ये मॉड को हटा दिया। तो मॉड जैसे हटाते क्या लग जाता है, प्लस माइनस। सामने वाला अगर पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो मॉड को आप हटाइए तो प्लस माइनस का साइन लगता है। आप जरा सॉल्व कीजिए इसको। अच्छा देखिए, कॉलम 2 को थोड़ा गौर से देखिए, ये तो काम बना हुआ है, क्यों, क्योंकि 2 0 बना हुआ है इसमें, ठीक है। इसके कोफैक्टर आपको निकालने ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो आप कैसे, ये आप जानते हैं साइन, माइनस प्लस माइनस। अच्छा, ये माइनस प्लस माइनस आप तो जान रहे हैं ना, ये कोफैक्टर के लिए लगाया जाता है, ये इसका अपना साइन नहीं है, अपना साइन तो 0 0 और ये 2 है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा आगे, तो ये हो गया, आप कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में अगर इसको आप ओपन करते हैं तो पहले तो माइनस आएगा कोफैक्टर के कारण, और ये एलिमेंट 2। अब ये 2 जिस रो और जिस कॉलम में इसको हटा दीजिए, यहां से क्या बचेगा, के माइनस 4, ठीक है। के 1 इंटू 4 कितना होगा, 4, फॉर्मूला के कारण माइनस, इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -2k प्लस 8 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, ठीक है। तो ये -2k रहा, आप 8 को उधर ले जाइए तो क्या बन के जाएगा, -8, और ये प्लस माइनस 8। तो प्लस माइनस 8 का मतलब क्या होता है कि 2 केसेस है, ठीक है। एक बार आपको प्लस यूज करना है और एक बार माइनस यूज करना है, ठीक है। तो वेन, चलिए -2k इक्वल्स टू जब हम यूज कर लें -8 प्लस 8 को, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि -8 प्लस 8 0 हो गया, या -2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एंड दूसरी बात, -2k किसके बराबर हो जाएगा, जब माइनस यूज करें तो -8 तो -16, तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8।
तो k का दो वैल्यू निकल के आया दोस्त, k का वैल्यू 0 और 8 दोनों पे ही यह एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिलेगा, 4 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल में कर चुके हैं और इस क्वेश्चन में भी 2 बिट, तो फिर से मैं कह रहा हूं मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, आपके लिए एक क्वेश्चन कर रहा हूं और एक क्वेश्चन बदले में मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, आप जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर से कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताएं। ठीक है, तो बोलता फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इतना 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और आपको उसको ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन पूछा गया। तो आपके ये रहे 2 पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट 1,2 है, दूसरा पॉइंट 3,6 है। आप थर्ड पॉइंट मान लीजिए इसका x, y। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में कोई भी जनरल पॉइंट क्या होता है, x, y ही तो होता है। ठीक है, तो अब आप यहां से जानते हैं कि अगर ये कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन में है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना है, 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके कारण 0 होता है, जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। मॉड के कारण कुछ नहीं होता वो, या हाफ के कारण कुछ नहीं होता वो, तो जो डेल वैल्यू डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है उसके वजह से ही वो 0 होता है। मतलब जो डिटरमिनेंट वाला वैल्यू वो खुद क्या होना चाहिए, 0। तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि यह 1, 2, 1, 3, 6, 1, ठीक है, और x, y, 1, यह वैल्यू 0 हो रहा होगा। मॉड लगाएं, हटाएं, इतने करने के बजाय अब डायरेक्ट क्यों नहीं इस चीज को लिख दें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 0 है सामने, तो वहां पे मॉड का कुछ खास रोल रह नहीं जाता है, रोल ही नहीं रह जाता है। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग थोड़ा सी प्रॉपर्टी अगर इस्तेमाल कर ले तो ये सॉल्व करना आसान है। तो आप डायरेक्ट इसको ओपन कर ही सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज को यूज करें तो कैलकुलेशन आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो 3, 1, 1 है, तो हम किसी 2 को 0 बना सकते हैं। आप कहेंगे सर तीनों को 0 बना दो, ऐसा संभव नहीं बाबू। ऐसा संभव क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक बार में 2 को ही, मतलब अगर 3/3 डिटरमिनेंट है तो एक बार में 2 रो को ही चेंज कर सकते हैं। 4/4 है तो एक बार में आप 3 रो को चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अगर मैं यहां पे लिखूं रो 2 को लिख दूं रो 2 माइनस रो 1, ठीक है, और रो 3 को लिखूं रो 3 माइनस रो 2 लिखूं या फिर रो 1 लिखूं, दोनों से ही ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने रो 1 लिख दिया है। तो यह देख लीजिए 1, 2, 1, ये तो रो 1 तो चेंज करना ही नहीं है, तो यहां से 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, 4, 0। फिर आप रो 3 माइनस रो 1 जैसे करेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1, यह क्या हो जाएगा y माइनस 2, और यह क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और यह क्वांटिटी क्या होना चाहिए, 0। अब जरा ओपन कर दीजिए, आप खुद बताइए किसके रिस्पेक्ट में आप ओपन करने वाले हैं, कॉलम 3। ठीक है, तो यह आपको पता है ना, प्लस माइनस प्लस चलता है, तो इधर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली क्या हो गया 1। ठीक है, अब आप इसको ब्लॉक कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2y माइनस 4, 2y माइनस 4। ठीक है, माइनस, अब जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4 और इक्वल्स टू 0, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4 माइनस 4x प्लस 4 और इक्वल्स टू 0। यह 4 4 कैंसिल हो गया, आप लिख सकते हैं 2y इक्वल्स टू 4x। तो y की वैल्यू कितना, y क्या आएगा 2x। तो ये देखिए x और y में लीनियर रिलेशन है, और x y का लीनियर रिलेशन ही तो हमें स्टेब्लिश करना था, और यही क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ लाइन को। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गई होगी बात। अब यह देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस, आपको दिया हुआ है। ठीक है, वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस दिए हुए, एक वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है k के फॉर्म में दिया हुआ है, और आपको k की वैल्यू पूछ लिया। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से है। ठीक है, आपके बुक में ये इनके 4 के 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। एरिया कितना है, एरिया कितना है 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ मॉड 2 माइनस 6 1 5 4 1 k 4 1 35। सबसे पहले तो मॉड का काम खत्म कीजिए आप। ठीक है, 2 को ले जाइए, कितना होगा 70, और मॉड हटा दीजिए तो बचेगा 2 माइनस 6 1
541 K41 और यह सब प्लस माइनस 70 हो जाएगा। प्लस माइनस 70 क्यों होगा पता चला ना, 2 के कारण 70 हो गया और मॉड हटाने के कारण हमें प्लस और माइनस साइन यूज करना होता है। ठीक है, अब इसको आप ओपन करने से पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कैसे, ये देखिए 1 1 1 बना हुआ है, यही तो खासियत है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि एक कॉलम आपको हर बार 1 1 1 मिलता ही है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से रो 2 को लिखूं रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 को लिखूं रो 3 माइनस रो 2 या रो 1 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, आपकी मर्जी। तो फिलहाल मैंने अगर रो 2 यूज किया हुआ है तो यह देखिए क्या बन जाएगा। तो पहली बात तो रो 1 कॉपी पेस्ट हो जाएगा, 2 माइनस 6 1 2 माइनस 6 1। ओके, अब देखिए यह कैसे चेंज होने वाला है, रो 2 माइनस रो 1 मतलब रो 2 का एलिमेंट 5 है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 माइनस 2 कितना होता है 3। 4 माइनस ऑफ माइनस कितना प्लस, 4 प्लस 6 10 और 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0। और यहां से देखिए हम लोग रो 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो k माइनस 5 4 माइनस 4 0। ठीक है, और 1 माइनस 1 तो 0 होता ही है। ओके, और यह प्लस माइनस 70 के बराबर है। आप ओपन कर दीजिए इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में, लेकिन फायदा कहां से है आप देख रहे हैं। थर्ड कॉलम को देखिए, इसका 2 एलिमेंट 0 है, या फिर आप थर्ड रो को देखिए, इसका भी 2 एलिमेंट क्या है 0। तो आप थर्ड कॉलम या थर्ड रो के रिस्पेक्ट में आप इसको ओपन कर दीजिए, फायदे में रहिएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कैसे चल रहा, प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू ये गायब कर दीजिए। को पता है जो एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या निकाल रहे हैं कोफैक्टर, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जहां पे वो प्रेजेंट जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट उसको ही हम लोग डिलीट कर देते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट जो बचा, तो 0 इंटू 3 तो 0 होता है, माइनस 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 के और माइनस 50 और ये प्लस माइनस 70 है। तो यह देख लीजिए यहां से कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा माइनस 10 के और प्लस 50 इक्वल्स टू प्लस माइनस 70 तो माइनस 10 के 50 को उधर ले जाइए तो माइनस 50 बन के जाएगा उधर प्लस माइनस 70। तो 2 केस हुआ, एक बार आप प्लस 70 यूज कीजिए और एक बार माइनस 70। तो यहां पे के लगाए। ठीक है, तो माइनस 10 के इक्वल्स टू पहला वाला केस, जब आप 70 प्लस वाला यूज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और क्या, माइनस 10 के जब आप माइनस वाला यूज कर रहे हैं तो माइनस 120। तो यहां से बताइए ये तो 0 गया, के की वैल्यू कितना निकल के आई -2 और यहां से के का वैल्यू ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और ये वैल्यू आ गया 12। तो के का कितना वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू -2 एंड 12, यही आपका क्या है आंसर, -2 एंड 12। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बच गया है, ठीक है, वो है एक्सरसाइज 4.4, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को निकालने सीखेंगे। हालांकि हमने थ्योरी में पहले ही कवर कर लिया माइनर्स एंड कोफैक्टर, और वहां पे हमने कुछ एग्जांपल्स को भी देखा था जिसमें हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल रहे थे और उसके साथ साथ हम लोग डिटरमिनेंट को इवेल्युएट भी कर रहे थे। तो आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चंस और एग्जांपल्स का क्वेश्चंस भी करते हैं इसका। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स a11 एंड a21 इन द डिटरमिनेंट। यार ये तो बड़ा शरीफ टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। क्यों? क्योंकि आपसे तो पूछने 9 के 9 माइनर्स एंड कोफैक्टर थे, लेकिन आपसे 2 ही पूछा है। ठीक है, तो ये तो काफी आसान चीज है। ठीक, चलिए हम लोग निकालते हैं। आपको मैंने बताया था जितने एलिमेंट है उतने ही क्या होंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर। ठीक है, अगर 2/2 का डिटरमिनेंट है तो 4 माइनर 4 कोफैक्टर, 3/3 का है तो 9 माइनर 9 कोफैक्टर, और अगर 1/1 का है तो कोई भी माइनर नहीं होगा, ना ही कोई कोफैक्टर होगा। यह बात मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं इस बात को। तो आपसे पहले पूछा गया है कि आप माइनर भी बताइए एंड कोफैक्टर्स भी बताइए, किसका, a11 का और a21 का। तो आइए, माइनर पूछा है a11 का। ठीक है, तो a11 का माइनर को कैसे लिखते हैं, m11, और m11 निकाला कैसे जाता है,
ठीक है, अब ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए। अब बचेगा क्या, A22, A23, A32 और A33, और ये 2/2 डिटर्मिनेंट, ये ओपन करना दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। समझ गए बात को समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, या तो इसका माइनर निकला, अगर इसका कोफैक्टर भी लिख लेते हैं, कोफैक्टर C11। ठीक है, माइनर को A11 का माइनर को लिखेंगे क्या, M11, कोफैक्टर को क्या लिखेंगे, C11। ठीक है, तो यह हो जाएगा क्या, -1 टू द पावर 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, इंटू माइनर 11। तो यह देखिए, तो पॉजिटिव नंबर है ना, -1 का स्क्वायर, तो जो माइनर है वही क्या, कोफैक्टर, A22 A33 माइनस A23 और A32, ये आ गया आपका आंसर। इस केस में माइनर और कोफैक्टर दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, अब आते हैं माइनर ऑफ 2 1। माइनर ऑफ 2 1 तो उसको लिखेंगे कैसे, M21। ठीक है, ये M21। अब इसको हटा दीजिए ना, हटा दीजिए इसको, तो क्या बचता है, 21 जहां पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद क्या बचता है, देखिए A12 A13 A32 A33, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, A12 A33 माइनस A13 A32 आ गया। लेकिन अगर कोफैक्टर निकालना है इसका, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, C21, और ये हो जाएगा -1 टू द पावर 3, 2 + 1। ठीक है, तो यह इंटू M21, और ये जानते हैं आपका माइनस है, और देखिए माइनर कितना आया 21 का, A12 A33 माइनस A13 A32। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, A13 A32, यह माइनस वाला टर्म क्या होगा, प्लस का, और ये प्लस वाला टर्म किसका हो जाएगा, माइनस का, A12 A33। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट दिस एंड वेरीफाई दैट। आपको यह जो रिलेशन दिया हुआ है इसको वेरीफाई करना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने थ्योरी को अच्छे से समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, और नहीं समझे हैं तो एक बार यहां से समझने की कोशिश कीजिए, उसके बावजूद भी नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स को जाके देखिए। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। तो पहली बात तो देखिए, इस बार आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर, मतलब कोई स्पेसिफिक एलिमेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स नहीं पूछा है आपसे। ठीक है, इस बार सारे एलिमेंट जो है सबका माइनर्स क्या सबके माइनर्स निकाल ले। इस बार सारे एलिमेंट्स का माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, इस बार सारे एलिमेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना है। तो देखिए हम लोग पहली बात इस 2 का पोजीशन देखिए, इसका क्या पोजीशन, A11, तो इसका जो माइनर होगा वो कहलाएगा M11। ठीक है, वो कैसे निकाला जाता है, आप इन दोनों को आप ब्लॉक कर दीजिए जिस रो जिस कॉलम में है। तो बेसिकली ऐसे बचेगा 0 4 5 -7, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए तो 0 इंटू -7 0 -20, आंसर आ गया -20। ठीक है, अगर M11 आ गया तो हम लोग साथ ही साथ कोफैक्टर भी निकालते चलेंगे। C11 वो कितना हो जाएगा बताइए, -1 टू द पावर 2 इंटू M11, और M11 मतलब वैल्यू कितना आ गया 1 इंटू M11 का वैल्यू कितना है -20, तो यह -20 आया। माइनर भी आ गया, कोफैक्टर, तो टोटल 9 एलिमेंट के निकालने हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी निकालते हैं। M12 इज -3। अब ये बार बार बॉक्स बनाने की जरूरत है नहीं, अगर थोड़ा सा भी आप फोकस कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से ब्लॉक कर दीजिए, कितना आ जाएगा -42 और -4 दैट इज -46। ठीक है, तो इसका C12 कितना आ जाएगा, बताया था कि अगर ऑड है, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 46। कोई दिक्कत,
-1⁻³ इंटू -46, तो कितना आना 46 ही तो होना था। फिर आप देखिए M13 निकालिए, M13 निकालिए, मतलब इस 5 के रिस्पेक्ट में हटाइए, कितना हो जाता 30 -0, 30 आ गया। आप बताइए यहां से C13 कितना आएगा, 30 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। क्यों, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है, इवन है, इसमें चेंज नहीं होता है। फिर M21 निकालिए, M21, तो ये 6 के रिस्पेक्ट में आप इसको आप ब्लॉक करते हैं, जिस रो जिस कॉलम में, देखिए कितना आ जाता है 21 -25, आंसर -4। तो यहां से बताइए C21 का वैल्यू कितना आएगा, ऑड आ रहा है इनका सम, तो ये चेंज हो जाएगा साइन +4। फिर M22 बताइए, M22 बताइए 0 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यह गायब हो जाएगा, यह गायब हो जाएगा, कितना होगा -14 और -5, कितना निकल के आ रहा है -19, ठीक है। और यह C22 कितना हो जाएगा -19, क्यों, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है, इवन है ना, तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर ये M23 पे आइए, M23 4 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये पूरा इस पर एलिमिनेट हो जाएगा, 10 माइनस, ठीक है 10, ये देखिए ये पूरा गायब हुआ, ये यहां से 10 और ये -3, तो माइनस माइनस क्या होता है +13, तो यहां से C23 कितना हो जाएगा बाबू, ये -13 हो जाएगा, क्यों, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है, क्या है, ऑड है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसी तरह से बताइए M31 मतलब इसके रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा -12 आ जाएगा। तो कोफैक्टर क्या आ जाएगा, कोफैक्टर C31 कितना आ जाएगा, यह भी आ जाएगा -12। लोअर सबस्क्रिप्ट का सम क्या है, इवन है, तो माइनर और कोफैक्टर उस केस में क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। फिर M32 तो इसके रिस्पेक्ट में आप हटाइए, तो कितना माइनस, ये 2 × 4 8 -30, 8 -30 -22, आपको फैक्टर बताइए कितना होगा, चेंज हो जाएगा, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम क्या आ रहा है, ऑड, तो ये हो जाएगा +22। फिर ये M33, तो इसके रिस्पेक्ट में आप देखिए ना, क्या आ जाएगा, 0 माइनस ऑफ -18 दैट इज +18, ठीक है। तो C33 कितना आ जाएगा, यह भी 18 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम क्या है, इवन है। तो आपने ये 9 का 9 माइनर और 9 का 9 कोफैक्टर निकाल लिया आसानी से, ठीक है। तो यह तो हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, किसने बोला है कि A11 कैपिटल A31, अच्छा ये जो C11 लिखे है ना, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते थे, कैपिटल A11 लिख सकते थे, C12 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 12, तो कई बुक में C से उसको लिखा गया है, और आपके NCERT में खास करके उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया गया, तो चीजें वही है, ठीक है। तो आपको इसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो देखिए आपको नेक्स्ट जो इसका अगला बीट है, उसका बोला है देन वेरीफाई A11 एंड कैपिटल A31, A12 कैपिटल A32 मतलब कोफैक्टर, एंड A13 कैपिटल A33, यह 0 को प्रूव करना है। बहुत आसान है, LHS लीजिए इसका, A11 ठीक है, A12 A13 मतलब समझ रहे हैं ना, अच्छा ये कैपिटल A नहीं है, स्मॉल है, मतलब फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और अगर A31 A32 A33 मतलब क्या हुआ, थर्ड रो का कोफैक्टर है। एलिमेंट कौन सा रो का लिया गया, फर्स्ट रो का, और कोफैक्टर कौन सा रो का लिया गया, थर्ड रो का। तो आपको पता है कि ऐसे में उनका प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 होता है। अगर आपको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है तो आपको क्या होता है, जिस रो को आप सेलेक्ट करते हैं उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, तभी आंसर आपका डिटरमिनेंट वैल्यू निकलता है। और अगर आपने कोई दूसरा रो को सिलेक्ट कर लिया तब तो आंसर 100% 0 आना ही है। आपको यह चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट क्या है, 2 A31, A31 का मतलब C31 से यहां पे, ठीक है, कितना वैल्यू -12, A12 मतलब -3, और A32 मतलब यहां पे C32 से 22, ठीक है, और A13 5, यहां पे मल्टीप्लाई किससे करना है, A33 मतलब C33, ठीक है 18। तो थोड़ा देखिए कितना आता है,
-24 -66, ये दोनों मिलकर -90 हो जाएगा और यहां से +90 है, वैल्यू कितना आ गया 0, विच इज RHS। तो यह तो आपको पता ही था, फिर भी आपको यहाँ पे प्रमाण देना था कि आपको पता है क्या नहीं, तो आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो यह बताइए डेल का जो वैल्यू आएगा, डेल का वैल्यू, तो थर्ड कॉलम के ये देखिए क्वेश्चन हम लोग किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी फरमाइश है थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या, YZ इंटू C, इसका देखिए इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो C13, ZX C23 एंड XY C33, यह वैल्यू आपको निकाल लेना है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग पहले तो निकालते हैं एक एक करके कि भाई C13 क्या है, C13 क्या है, तो -1⁴। अब इसको आप ब्लॉक करते हैं तो आपको वैल्यू निकल के आता है Z-Y, ठीक है। फिर जब आप ये वैल्यू कितना हो गया Z-Y, फिर आप जब C23 निकालने जाते हैं तो -1⁵ और सेकेंड रो थर्ड कॉलम को गायब कीजिए तो Z-X आता है, तो ये वैल्यू कितना आ गया X-Z। और C33 जब आप निकालने जाते हैं तो -1⁶ है और आप जैसे ये गायब करते हैं Y-X के बराबर आ जाता है, दैट इज Y-X। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। अब इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो YZ इंटू C13 कितना निकल गया है, देखिए Z-Y, फिर ZX C23 कितना निकल गया है X-Z, प्लस XY और C33 कितना निकल गया है Y-X। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, YZ² -Y²Z, ठीक है। फिर ये क्या दिखेगा, X² -XZ², ठीक है। और फिर यह वाला टर्म देखिए XY² माइनस क्या देख लीजिए X²Y, तो थोड़ा रीअरेंज कीजिए, टर्म्स को रीअरेंज कीजिए, ठीक है। काम तो हो चुका है लेकिन थोड़ा सा फैक्टराइज करके लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप देखिए वापस से यहां पे ले आइए, ठीक है। तो ये देखिए XZ² और Z² वाला टर्म है क्या कहीं पे, हाँ, ये दोनों का पेयर बना देते हैं तो अच्छा लगेगा थोड़ा। तो देख लीजिए जैसे ये हो गया Z² को कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा Y-X, इन दोनों का काम खत्म। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, यहां पे अगर Z को फिर से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा X² -Y², तो यहां से Y-X आ रहा है ना, तो शायद वहां से भी Y-X कॉमन आ जाए, हाँ। तो आप वही काम कर दीजिए, यहां से अगर Z को कॉमन रखा जाए तो हो जाएगा X² -Y², ठीक है। इन दोनों को एडजस्ट कर दिया, इन दोनों को। अच्छा, और यहां से भी फिर से XY को आप कॉमन रख लीजिए तो क्या बचेगा Y-X। अच्छा, अब देखिए तो इन दोनों को खोलने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। ये जो टर्म है वापस से हमने कहीं ना कहीं ऐसे ही लिखा है और यह वाला टर्म हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ा, ठीक है। ये दोनों को ओपन करने की जरूरत था, इनको, इनके साथ इनका कॉम्बिनेशन और इनके साथ इनका कॉम्बिनेशन, और यह वाला जो टर्म था वो एज इट इज रह गया, ठीक है। तो अब देखिए, तो दोनों नहीं, एक को ओपन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए ओपन कर दिया, फिर से हमने कॉमन ले लिया, क्या दिक्कत है। अब देखो अगर यहां से X -Y टर्म है ना, बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। यहां भी Y-X है, यहां भी Y-X है, तो अगर मैं Y-X को कॉमन लूं पूरे में, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हो जाएगा ये Z², ये क्या हो गया Z²। अच्छा, अगर यहां से हमने Y-X को निकाला है तो क्या बचेगा Z टाइम्स क्या, देखिए बताइए X + Y, यह तो बचेगा लेकिन एक माइनस लग जाएगा। क्यों माइनस लग जाएगा, क्योंकि आप देखिए X + Y इंटू X - Y ये फैक्टर है, और लेकिन आप बाहर क्या निकाले, आपने Y-X निकाला है, ना कि X - Y। तो जो Y-X आपने निकाला है किससे, X - Y से, तो ये ऐसे लिखे होंगे ना आप,
समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, एक्स माइनस वाई से। तो आप ये जो y माइनस एक्स हमने यहां से बाहर निकाला है, तो इस वजह से यहां अपने साथ ये क्या एक छोड़ जाएगा, क्या छोड़ जाएगा बताइए, माइनस। समझ रहे हैं बात को, यस और नो। यहां से फिर देखिए y माइनस एक्स आपने निकाल ही लिया, तो एक्स वाई। थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, देखिए शायद कुछ और निकले, y माइनस एक्स, और यह देखिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड। अच्छा, अब फिर से माइनस क्या, जेड वाई या वाई जेड बोलिए, और यहां से एक्स वाई। हाँ, एक्स के टर्म दिख रहे हैं हमें, एक्स के टर्म दिख रहे हैं, और एक्स वाई में फिर से एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा इनका। तो आप देखिए इसको, y माइनस एक्स अंदर ही अंदर, अगर आप इन दोनों को रीअरेंज कर दें और इन दोनों को रीअरेंज कर दें, ठीक है, तो आप z को कॉमन ले सकते हैं, z को कॉमन ले सकते हैं। z को कॉमन लेने से क्या बचेगा, z माइनस वाई, जेड माइनस वाई। और यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, x को जैसे हमने कॉमन लिया, तो ये देखिए पॉजिटिव का y और नेगेटिव का x, तो y माइनस एक्स। अच्छा, x को कॉमन लेने से यहां से पॉजिटिव का y और यहां z, सॉरी यहां पे z बचेगा, ये y माइनस जेड। यहां से क्या बच जाएगा, y माइनस जेड। अब आप बताइए कि और कुछ फैक्टराइज किया जा सकता है इसको, बोले हाँ ये y माइनस एक्स तो है। अब हम यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, z माइनस, बताइए z माइनस, फिर से मैंने यहां पे क्या लिख दिया, ये तो z है, ध्यान दीजिए x नहीं है, ये z, ठीक है, z। आपने क्या कॉमन निकाल लिया, x को, तो बचा y माइनस जेड। तो अब y माइनस जेड को अगर हम बाहर निकालें, y माइनस जेड को हम बाहर निकालते हैं, y माइनस जेड को जैसे हमने बाहर निकाला, तो यहां से क्या बच जाएगा बताइए, माइनस जेड बचेगा, y माइनस जेड हमने बाहर निकाल लिया। तो यहां ऑब्वियस सी बात है ना, जेड माइनस वाई है, तो जेड माइनस वाई को क्या लिखा जाए, माइनस टाइम्स y माइनस जेड, तो माइनस रह जाएगा माइनस जेड, और यहां से क्या प्लस एक्स। तो यह फैक्टर हो गया y माइनस एक्स, फिर क्या, यहां से क्या है y माइनस जेड, तो y माइनस जेड को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो z माइनस वाई, एक माइनस इससे बाहर निकाल लिए और इससे भी माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो इससे क्या बचेगा, z माइनस एक्स, और दोनों माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, तो यही y माइनस एक्स, z माइनस वाई एंड z माइनस एक्स, यही इसका क्या है वैल्यू। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये देखिए, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि ये डेल जो है, डेल का वैल्यू इनमें से कौन सा ऑप्शन सही तरीके से बता पाता है, ठीक है, जहां पे ए आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, कैपिटल ए आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। तो आपको पता है डेल कैसे निकाला, मतलब जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है कैसे निकाला है, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट आप कर सकते हैं, बस आपको इतना ही करना है कि जिस रो को सिलेक्ट किया उसी रो का आप कोफैक्टर को लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए, ये है ना। तो अब देखिए इनमें से कौन सा सही है, ये वाला देखिए A11 और A31, मतलब इसने एलिमेंट तो लिया फर्स्ट रो का लेकिन कोफैक्टर थर्ड रो का ले लिया है, तो यह तो नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये वैल्यू क्या होगा, इनफैक्ट 0 होगा, ठीक है, आपको पता है ये चीज। अच्छा, A31, A32 और अच्छा यहां पे ये वैल्यू लिखा हुआ है A13 से, A13 एंड A33 ऐसे रहा होगा। अच्छा फिर देखिए A11 स्मॉल A1, A11, A12, फिर देखिए A21 लिख दिया और A13, A31, तो फिर तो अलग बात हो गई, मतलब इसने रो वाइज इसका एलिमेंट ले लिया, कोफैक्टर ले लिया कॉलम वाइज, ये भी बात नहीं बनी, ये तो 0 भी नहीं होगा, ठीक है। A21, A11, ठीक है, A21 मतलब ये वाला और A11 मतलब ये वाला, ठीक है, तो एलिमेंट एक रो का लिया, कोफैक्टर दूसरे रो का, तो फिर से बात बनेगी नहीं, ठीक है, तो ये भी यहां से हमें डेल वैल्यू नहीं मिलेगा। फिर A11, A21, हाँ ये सही है, यह सही है, यह बिल्कुल सही है।
समझ गए बात को? ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।